फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का जीएस फोरम ऑफिशियल में। आप लोग देख पा रहे हैं, जैसा कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 6 में पूछे जाने वाला जो पहला टॉपिक है, उस पहले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी ऑफ यूपी। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन करेंगे। अवलोकन हम किससे करते हैं? किसी भी चीज का अवलोकन हम करते हैं उपलब्ध आंकड़ों से। अर्थात इस लेक्चर में आप लोग उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को लेकर के क्या क्या आंकड़े आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं वो देखेंगे, और साथ में उन आंकड़ों का प्रयोग कैसे आप अपने आंसर में करेंगे, कैसे आप अपने उत्तर लेखन के अंदर ले आएंगे, वो मैं आपको समझाऊंगा। बहुत ही तसल्ली से समझना है लेक्चर को। साथ में ध्यान रखना है कि हम जो आंकड़े आपको दे रहे हैं वो सरकारी आंकड़े हैं, इसीलिए इन आंकड़ों पर तनिक भी आपको शक और संदेह नहीं होना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार क्या है, कहां तक हम जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट की क्या स्थिति है, कुल मिला जुला करके यूपी की इकोनॉमी क्या है और कैसी दिखती है, ये हम समझते हैं। देख पा रहे हैं टॉपिक हमारा? आइए, जब हम किसी भी अर्थव्यवस्था को देखने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या क्या देखते हैं? सबसे पहले उसका इकोनॉमिक वॉल्यूम साइज देखते हैं, क्या है। वहां की डेमोग्राफी देखते हैं कि क्या है, जनसांख्यिकी क्या कह रही है। वहां पर इन्वेस्टमेंट की पॉसिबिलिटी क्या है वो हम देखते हैं, कितना वहां पर जनसांख्यिकी के माध्यम से हम डेवलप कर सकते हैं उसको ये देखते हैं। इसके बाद जो सबसे अहम चीज होती है हम वो देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर क्या है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में सारा ही इंफ्रास्ट्रक्चर हम वहां पर देखते हैं। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जब हम उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर का और संरचना का प्रयोग करके जब हम औद्योगिकीकरण पर फोकस करेंगे, सर्विस सेक्टर पर फोकस करेंगे, प्राइमरी सेक्टर पर फोकस करेंगे, तो हमें किस सेक्टर पर काम ज्यादा करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि उत्तर प्रदेश की सरकार ये सोचे कि हम एप्पल के बागीचे लगवा देंगे पूरे यूपी में, तो क्लाइमेट सपोर्ट नहीं करेगा। इसीलिए हमें यह देखना पड़ेगा कि हम किन सेक्टर्स पर काम करके अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। तो बिना किसी समस्या के, आपको बिना कुछ ये सोचे कि कहीं और भटकना है, कहां से आंकड़े मिलेंगे, आपको एकदम रिलाई करना है इन आंकड़ों पर, और इन्हें आप दिल खोल करके अपने आंसर में लिखिए। पूरे खुली छूट है आपको, कोई भी इसे गलत नहीं साबित कर सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा जो आंकड़ा लिया गया है आप देख सकते हैं invest.up.gov.in की वेबसाइट से लिया गया है। यहां पर हमने लिंक आपको दिखा दिया है, ये प्रॉपर गवर्नमेंट लिंक है, इसीलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। पहले एक ओवरव्यू समझते हैं कि क्या कह रहा है। तो कहा यह जा रहा है साथियों आपसे कि इंडिया के अंदर यूपी की जो स्थिति है, इकोनॉमिक वॉल्यूम के अकॉर्डिंग यूपी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है सारे स्टेट्स में। इसके बाद जो ग्रोइंग रेट यूपी की है वो 7% दिखाई देती है, 7% की ग्रोथ रेट दिखाई देती है। 8% नेशनल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होने का मतलब है कि राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 8% का योगदान है। इसके बाद 23% प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। तो 23% प्रति व्यक्ति आय में हुई वृद्धि अब बता रही है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था सही दिशा में आगे बढ़ रही है, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। और इसके बाद एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, जिसे हम लोग निर्यात से संबंधित सूचकांक कहते हैं, वहां पर हमारा लैंड लॉक्ड स्टेट्स के अंदर 5वां पोजीशन है ऑल ओवर इंडिया में। यानी कि एक्सपोर्ट को लेकर के भी हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक्सपोर्ट में हमारी जो पोजीशन है वो 5वीं है। हाँ, इतने बड़े आबादी वाले राज्य को हम और ऊपर लेकर के जाएंगे, ऐसी हमारी नीतियां बनाई जा रही हैं। परंतु जो वर्तमान स्थिति है, सरकारी आंकड़ा है, वो आपके सामने है, और इन्हीं आंकड़ों को आप अपने आंसर में प्रयोग करेंगे। अब बात करेंगे हम लोग कहां पर? डेमोग्राफी पर, जननांकिकी की क्या स्थिति है। देखिए, किसी भी देश में या किसी भी राज्य में जब जनसंख्या होती है और वो जनसंख्या काम की जनसंख्या होती है, यानी कि वर्किंग फोर्स, लेबर फोर्स के रूप में होती है, तो वहां पर ऑटोमेटिकली इकोनॉमी की संभावनाएं अच्छी होती हैं, बड़ी होती हैं। तो इंडिया की स्थिति तो आप जानते ही हैं। यूपी की क्या स्थिति है वो देखिए। यूपी में भी सबसे पहले हम लिटरेसी रेट देख लेते हैं, क्योंकि शिक्षा का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो यहाँ पर जब हम मेल लिटरेसी की बात करते हैं तो 81.8% जो कि एक ठीक ठाक लिटरेसी रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फीमेल की भी हम बात करें तो 63.4% फीमेल लिटरेसी है। और इसी के साथ जब हम बात करते हैं लिंग अनुपात का, यानी कि सेक्स रेशियो की हम बात करते हैं, तो वो 912 जो कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 912 है। इसको हम और अच्छा करेंगे, लेकिन वर्तमान दृष्टि से भी ये खराब नहीं है। अन्य राज्यों की तुलना हम करें तो यूपी की स्थिति ठीक नजर आती है, खराब नहीं कह सकते इसको बहुत ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो ये जो 24 करोड़ की पॉपुलेशन है, 24 करोड़ की जो जनता है उत्तर प्रदेश के अंदर, इसमें जो नेशनल पॉपुलेशन का 17% कंट्रीब्यूट करती है, इस 17% राष्ट्रीय आबादी का जो कंट्रीब्यूशन यूपी का है, इसमें आप देखोगे तो 56% पॉपुलेशन ऐसी है जो यंगेस्ट वर्क फोर्स है। यह बहुत बड़ी बात है कि जो हमारे पास आबादी है उसमें यंगेस्ट वर्क फोर्स के रूप में, यानी कि जो एकदम नौजवान कार्यबल हमारे पास है, वो 56% है, जो यूपी में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में भी, इवन की पूरे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो इन आंकड़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं। अब साथियों सवाल ये उठता है कि कोई भी आबादी, कोई भी जनसंख्या किस प्रकार से इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगी, तो जवाब यह है कि उसको उच्च शिक्षा मिले, उसको तकनीकी शिक्षा मिले, उसको तकनीकी ज्ञान हो, उसको ऐसी शिक्षा मिले जिससे रोजगार उत्पन्न हो। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? कॉलेजेज होने चाहिए, विश्वविद्यालय होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए, पॉलिटेक्निक होना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। इन सब की यूपी में ओवरऑल क्या स्थिति है और देश में हमारी रैंकिंग क्या है, इनको समझते हैं। देखेंगे यहां पर समझ सकते हैं, कहा जा रहा है कि 67 यूनिवर्सिटीज हैं, 67 विश्वविद्यालय हैं राज्य के अंदर, 5842 कॉलेजेज हैं, 3268 3268 आईटीआईज हैं, 370 पॉलिटेक्निक्स हैं। इसके बाद जब हम रैंक देखते हैं यूपी की देश के अंदर, तो हाईएस्ट रैंक दिखती है हमें कहां पर? नंबर ऑफ कॉलेजेज इन इंडिया। भारत में जो कॉलेजेस की संख्या है उसमें हमें हाईएस्ट रैंक दिखाई देती है, यानी कि सबसे अधिक कॉलेज उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद सेकेंड हाईएस्ट रैंक हमारी कहां पर है? नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। विश्वविद्यालयों की संख्या में हमारा दूसरा रैंक है। दूसरा ही रैंक हमारा है प्रबंधन के कॉलेजेस में, यानी कि नंबर ऑफ मैनेजमेंट कॉलेजेस इन इंडिया में हमारा सेकेंड रैंक है यूपी का। और हमारा रैंक है सेकेंड कहां पर? नंबर ऑफ आईटीआई कॉलेज में। जो आईटीआई के कॉलेज हैं, जो हमारे बेसिक स्तर पर लोगों को टेक्निकल जानकारी देकर के रोजगार परक उनको बनाते हैं, उनकी संख्या हमारे पास इतनी है कि हम देश में दूसरा स्थान रखते हैं। इसी प्रकार से जब हम देखते हैं नंबर ऑफ बिजनेस स्कूल में, तो हमारी रैंक कितनी आती है? तीसरी आती है। आगे देखते हैं, जब यहां पर हम देखते हैं नंबर ऑफ पॉलिटेक्निक्स में, तो हमारी रैंक तीसरी आती है, और नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारी रैंक चौथी आती है। तो इन रैंकों को जब आप दिखाते हैं, इन रैंक्स को जब आप दिखाते हैं अपने आंसर में, तो आपको यह समझ में आ जाता है पढ़ने पर कि आपने यूपी को समझा है। ठीक है, इसी के साथ साथ अब हम ये भी थोड़ा देखेंगे, डिटेल में समझेंगे कि क्या हमारे पास कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो वर्ल्ड क्लास के हैं और उनका योगदान देश सहित पूरी दुनिया की इकोनॉमी में भूमिका निभा रहा है, यूपी की इकोनॉमी को कैसे राइज कर रहा है। उसके लिए हम नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश पर, तो हमें एक नजर में क्या दिखाई देता है? वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन में सबसे बेहतरीन प्रबंधन कॉलेजों में से एक क्या दिखाई देता है? आईआईएम लखनऊ। इसके बाद आईआईटी कानपुर ने बहुत सारे ऐसे रिसर्च किए हैं, बहुत सारे ऐसे इंजीनियर बनाए हैं जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बहुत आगे ले जा रहे हैं। रैपिड राइज में उनकी एक बेहतरीन भूमिका दिखाई देती है। इसी के साथ हम देखते हैं तो आईआईटी बीएचयू इंटरनेशनल फेम का कॉलेज, जिसको पूरी दुनिया जानती है, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। आईआईटी प्रयागराज, एकेटीयू लखनऊ, वीएचयू वाराणसी और एमएनआईटी इलाहाबाद, ये वो इंस्टीट्यूशन है जो दुनिया में अपनी पहचान रखते हैं, जो देश के साथ साथ विदेश और अपने राज्य में एक बड़े स्तर पर कार्यबल को हर साल अपने यहां से पढ़ा करके बाहर निकाल रहे हैं। इनका भी बहुत बड़ा भूमिका है, इन्हें भी आप मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर में। इसके बाद हम बात करते हैं, चूंकि जनसंख्या ज्यादा होना मैटर नहीं है, जनसंख्या के अंदर कौशल हो, स्किल हो, उसके अंदर कौशल विकास हुआ हो, ये अहम है। और इसके लिए सरकार आप देख सकते हैं कि 6952 स्किल ट्रेनिंग सेंटर 267 ट्रेनिंग पार्टनर के साथ उत्तर प्रदेश में रन करा रही है। यहां तक तो आपने ये समझा कि उत्तर प्रदेश में आबादी अच्छी है, कॉलेजेज अच्छे हैं, विश्वविद्यालय अच्छे हैं, वर्क फोर्स अच्छा हमारे पास है। अब सवाल उठता है कि इकोनॉमी को बड़ा बनाने के लिए या इकोनॉमी को अच्छा बनाने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति है। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर नजर डालते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास जो दिखाई देता है, मुख्य रूप से सबसे पहले हमारे पास दिखाई देता है एयर इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर हमारे पास दिखाई देता है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर हमारे पास दिखाई देता है रेल इंफ्रास्ट्रक्चर,
फिर हमारे पास दिखाई देता है इधर मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर, इधर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इधर दिखाई देता है इनलैंड वाटरवे की क्या संभावनाएं हैं, राइट। तो आपसे आपकी परीक्षा में ऐसे भी सवाल आ सकता है कि इनमें से किसी एक को उठा करके पूछ देगा कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का या एक्सप्रेसवे इंफ्रास्ट्रक्चर का या रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का या एयर इंफ्रास्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन बताइए कि क्या है। तो अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे इन सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे कि एक एक की वास्तविक स्थिति क्या है, जिससे कि आपको पूरे यूपी का एक ओवरव्यू मिले कि इकोनॉमी हम कैसे रन करा सकते हैं, हमारा क्या ओवरव्यू है। और ओवरव्यू में दो बातें आपको और मेंशन करनी है जो हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे। क्या? यूपी के बजट का जो वॉल्यूम है वो चूंकि एक स्पेसिफिक टॉपिक ही सिलेबस में रखा हुआ है, कौन सा? बजट वाला। तो इसके बाद हम लोग फीचर डिस्कस करेंगे, प्रोस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद बजट डिस्कस करेंगे। तो वो बजट वाला आंकड़ा भी आपको अपने आंसर में लिखना पड़ेगा। साथियों मैं बार बार कह रहा हूं कि मुख्य परीक्षा की तैयारी में कुछ भी ऐसा सिस्टमेटिकली कैप्सूल नहीं है कि आपको दे दिया जाएगा और उसे आप मगअप कर लेंगे और वही ले जाके लिख देंगे। आपको समझना पड़ेगा और उसके बाद आपके थॉट प्रोसेस से आपको लिखना पड़ेगा। दैट इज द रियल प्रिपरेशन। और इसी को लिख करके इसी तरीके से पढ़ के आप अपनी रैंक को सिंगल डिजिट में ला सकते हैं, क्योंकि सेलेक्ट होने का मतलब और मजा तभी है जब आपकी रैंक सिंगल डिजिट में आए। तो इस पर काम करिएगा। बढ़ते हैं आगे, एक एक करके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं? एयर इंफ्रास्ट्रक्चर को, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में वायु अवसंरचना है, हवाई जहाजों की जो यात्राएं हैं, जो एयरपोर्ट हमारे पास हैं, एयर स्ट्रिप्स हमारे पास हैं, उनकी क्या स्थिति है। तो आंकड़े काम आएंगे। 7 हमारे पास एयरपोर्ट और एयर स्ट्रिप्स, 5 डोमेस्टिक एयरपोर्ट दिखाई देते हैं, 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिखाई देते हैं और 51 सिटीज ऐसी हैं जो डोमेस्टिकली कनेक्टेड हैं स्टेट की, किससे? वायु मार्ग से। 51 सिटी, ये अपने आप में एक ऑप्शन, एक अपॉर्चुनिटी ओपन करती हैं कि हम देश की राजधानी से, देश के दूसरे बड़े शहरों से 51 शहर कनेक्ट कर पा रहे हैं यूपी का। आगे बढ़ते हैं। 12 कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ सिटीज ऐसे हैं जो कनेक्टेड हैं इंटरनेशनली। यूपी के 12 शहर इंटरनेशनली कनेक्टेड हैं, जो कि एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक डायमेंशन को ओपन कर देते हैं। इसके बाद 3 एयरपोर्ट आप देख सकते हैं, 3 एयरपोर्ट कंप्लीटली हैं अंडर आरसीएस फेज 1 एंड 2। कौन कौन से? प्रयागराज, हिंडन और रायबरेली, बरेली। इसके बाद 6 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो आप देख सकते हैं ये फेज 1 एंड 2 के तहत है, जिस पर काम चल रहा है। कौन से? कानपुर, आगरा, आजमगढ़, मुरादाबाद और श्रावस्ती। और 5 प्रोजेक्ट ऐसे आइडेंटिफाई किए गए हैं जिस पर काम करना है। कौन सा है? अयोध्या, कुशीनगर, श्रावस्ती, गाजीपुर और मेरठ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो एयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ओवरव्यू आपको मिल गया। अब हम आपको ओवरव्यू देंगे किस पर? इनलैंड वाटरवेज पर। तो इनलैंड वाटरवेज की जब हम बात करते हैं, देखिए यदि आपको विजिबिलिटी थोड़ी कम भी दिखाई दे तो ये पूरा का पूरा एनोटेशन के साथ पीडीएफ कहां मिलेगा आपको? टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा, साथ में आपको ये पूरा का पूरा जो वीडियो है, इसके बाद जितने भी सीरीज में वीडियो हैं सारे के सारे हमारे प्लेटफॉर्म पर, जीएस फोरम ऑफिशियल पर आपको बहुत थोड़ी सी फीस पे करके उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, इसके बाद इस पेपर में हम जितना भी वीडियो डिस्कस करेंगे वो सारे एप्लीकेशन पर ही हमारे होंगे। तो इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट ऑफ द यूपीपीसीएस एंड टारगेटिंग द मेंस एग्जामिनेशन, तो आपको जरूर हमारी सीरीज से जुड़ना चाहिए, सीरीज से। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है। इनलैंड वाटरवे की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप देखेंगे कि इंडियाज फर्स्ट इनलैंड वाटरवे इन यूपी, भारत का पहला ही जल मार्ग यूपी से शुरू होता है। आप देख सकते हैं क्या? NW1 नेशनल वाटरवे 1 कनेक्टिंग मेजर एक्सपोर्टिंग हब्स टू हल्दिया पोर्ट वाया वाराणसी एंड प्रयागराज। आप सब लोग जानते होंगे कि वाराणसी से लेकर के और हल्दिया तक ये कनेक्ट कर रहा है, जो कि अपने आप में हम सीधे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए पोर्ट तक पहुंच जा रहे हैं वाटरवे के माध्यम से, जो बहुत बड़ा अचीवमेंट यूपी के लिए हो सकता है। 26% कैचमेंट एरिया ऑफ NW1 इन यूपी, यूपी का 26% कैचमेंट एरिया कवर कर रहा है। 27 मिलियन टन वॉल्यूम, 27 मिलियन टन वॉल्यूम एक्सपेक्टेड टू मूव ऑन NW1 बाय 2023 दिखा रहे हैं कि 2023 तक का जो आंकड़ा दिखा रहे हैं कि 27 मिलियन टन वॉल्यूम एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये हम यहां पर रन करा पाएंगे। इसके बाद इंडियाज फर्स्ट मल्टी मॉडल टर्मिनल एट वाराणसी ऑन NW1 पर इंडिया का मल्टी मॉडल टर्मिनल हम बना रहे हैं। मतलब मल्टी मॉडल टर्मिनल का मतलब यहां से हम बहुत कुछ कर पाएंगे, कई अलग अलग दिशाओं में काम कर पाएंगे, मल्टी मॉडल टर्मिनल है। ठीक है, इसके बाद यदि हम और बात करें NW1 टर्मिनल्स की,
तो वाराणसी, एमएमटी में है 80 घाट वाराणसी, राजघाट वाराणसी, यानी कि वाराणसी को हम पूरी तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं NW1 टर्मिनल्स बना करके, राइट। इसके बाद 425 किलोमीटर की टोटल नेविगेबल वाटर लेंथ यूपी में है। ध्यान समझिएगा, पूरे इस NW1 की हम यदि बात करें तो इसका जो ये दिखा रहे हैं कि जो 425 किलोमीटर है वो टोटल नेविगेबल वाटर लेंथ यूपी के अंदर है, और साथ में क्या करें कि 10 अदर अपकमिंग नेशनल वाटरवे विल बी बेनिफिट यूपी, यानी कि यूपी में 10 अभी और वाटरवे आ रहे हैं जो इसको बेनिफिट करेंगे। अब इस वाटरवे को यदि हम लोग देखें, एक मैप के थ्रू समझने का प्रयास करें, ये मैप आप बना भी सकते हैं यदि वाटरवे, इनलैंड वाटरवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही सवाल पुटअप कर दिया, या आप बहुत ही बढ़िया लिख रहे हैं, स्मार्टली लिख रहे हैं और आपके पास स्पेस बच रही है, एकदम टू द पॉइंट लिख रहे हैं, थोड़ा भी इधर उधर कहानी नहीं बना रहे हैं, तो उसमें आप इस मैप को हल्का सा शो भी कर सकते हैं। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कोलकाता दिखाई दे रहा है, हल्दिया पोर्ट दिखाई दे रहा है आपको, और ये आपको दिखाई दे रहा है इलाहाबाद, जिसे आप प्रयागराज कह रहे हैं, प्रयागराज। और यहां से आप देखिए तो प्रयागराज वाराणसी, वाराणसी इस प्रकार से पटना, पटना भागलपुर देख रहे हैं आप, यहां से इस प्रकार से होते हुए आप वेस्ट बंगाल में एंटर कर रहे हैं और इस प्रकार से आप पहुंच जा रहे हैं बिल्कुल बे ऑफ बंगाल तक। तो ये पूरा का पूरा आपका जो वाटरवे है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। टर्मिनल इसमें देख सकते हैं, इसका जो टर्मिनल यहाँ पर दिखाया जा रहा है, वाटरवे टर्मिनल जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक टर्मिनल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक टर्मिनल यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर। तो इतने टर्मिनल्स बना देने से क्या होगा कि आपका एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं इनलैंड वाटरवे पर बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सप्रेसवे पर। एक्सप्रेसवे ओवरव्यू क्या कह रहा है कि स्टेट ऑफ द आर्ट एक्सप्रेसवेज फॉर सीमलेस कनेक्टिविटी विथ एक्सेस कंट्रोल नेविगेशन। इसके बाद एग्जिस्टिंग यमुना एंड आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे कनेक्टिंग द स्टेट कैपिटल टू नेशनल कैपिटल रीजन, मतलब कि लखनऊ को किससे जोड़ रहा है, सीधे एनसीआर से जोड़ रहा है, राइट। जो लखनऊ से चल करके आगरा तक जाते हैं हम लोग, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है, और वहां से फिर यमुना तक जाते, यमुना एक्सप्रेसवे से हम दिल्ली पहुंचते हैं, तो ये एनसीआर से जुड़ जाते हैं हम। इसके बाद 302 किलोमीटर का जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, ये लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे इन इंडिया दिखा रहा है अभी वर्तमान की स्थिति में। इसके बाद से जो प्रपोज्ड पूर्वांचल, अब प्रपोज्ड नहीं, अब तो खैर मतलब चालू हो चुका, आपको मालूम ही होगा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ये सब कनेक्ट कर रहा है एक्सपोर्टिंग रीजन्स को, राइट। अभी आपको मैप में दिखाते हैं, लखनऊ आजमगढ़ गाजीपुर एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आप कह रहे हो, ठीक है, 6 लेन का है प्रॉपर। इसी प्रकार से अपकमिंग 603 किलोमीटर का जो गंगा एक्सप्रेसवे है, राइट, ये इंडिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, राइट। इसके बाद हम बात करें 296 किलोमीटर का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो ये सारी चीजें आपने कहाँ पढ़ी थी, अपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में पढ़ी थी, और वही आंकड़ा उठा करके आपको मेंस में लिख देना है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। तो आप देख सकते हैं कि जो यूपी है, यूपी का हर एक कोना, इस मैप को ध्यान से देखिए, यूपी का हर एक हिस्सा कहीं ना कहीं एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ है। इस एक्सप्रेसवे के जाल बिछने के कारण से आप यूपी को क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेसवे प्रदेश कह रहे हैं। यानी कि एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी यूपी की इतनी ज्यादा हो चुकी है कि एकदम एंड टू एंड पॉइंट पर हम हिंदुस्तान के सभी बड़े शहरों से लगभग कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, बात सिर्फ एक्सप्रेसवे तक सीमित नहीं है। यदि हम आगे बढ़े तो हम ये देख सकते हैं कि एक्सप्रेसवे के अलावा हमारे पास जो कॉरिडोर्स हैं उस पर भी मैं आपको बताऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। देखेंगे थोड़ा यहाँ पर जो हमारे पास कॉरिडोर्स हैं, वो कॉरिडोर्स देखिए। हाँ, मैं कॉरिडोर्स की बात कर रहा था, पहले कॉरिडोर समझ लीजिए फिर आ रहे हैं। कॉरिडोर्स मतलब गलियारा, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की यदि हम बात करें डीएमआईसी की, तो 8.5% डीएमआईसी दिखाई दे रहा है कैचमेंट एरिया, और एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट 27,400 करोड़ का दिखाई दे रहा है, और कह रहा है कि 1.2 मिलियन जॉब क्रिएशन यहाँ पर है, राइट। इसके बाद जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर WFC अलॉन्ग विथ डीएमआईसी है, इसकी यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि डीएमआईसी और WFC जो प्रोजेक्ट्स है इसमें क्या क्या हमें दिखाई दे रहा है। तो दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन दिखाई दे रहा है। इसके बाद इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप एट ग्रेटर नोएडा दिखाई दे रहा है, और साथ में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब हम बना रहे हैं कहां पर, ग्रेटर नोएडा के अंदर। तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी के पास बिल्कुल आपकी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, इसका जो यूपी का एरिया है, यहां से हम सीधे देख सकते हैं कि डीएमआईसी और WDFC को
कितने बेहतर तरीके से कनेक्ट कर रहा है और कितने बड़े प्रोजेक्ट पर यहाँ पर काम कर रहा है जो यूपी की इकोनॉमी को बहुत ऊपर ले जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। आप देखिए एक एंड देश का अमृतसर और दूसरा कोलकाता, ये पूरा का पूरा जो कॉरिडोर है आप देख सकते हैं 57% ऑफ अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कैचमेंट एरिया अक्रॉस 17 डिस्ट्रिक्ट्स, 17 जिलों से जुड़ा हुआ है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है आपको। एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहा है मोर देन 50,000 करोड़ का, और कह रहा है कि ये जो कॉरिडोर है ना, ये हाईएस्ट शेयर कर रहा है यूपी के अंदर। और क्या क्या प्रोजेक्ट इस पर हम दिखा रहे हैं, इस पर जो हम प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ जब हम जो दिखा रहे हैं अपना प्रोजेक्ट क्या क्या हमारा है, तो 3 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बना रहे हैं अराउंड 18 आइडेंटिफाइड रेलवे स्टेशन के साथ। साथ में डेवलपमेंट ऑफ 3 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हम कर रहे हैं, राइट। इसके बाद से औरैया कन्नौज कानपुर क्लस्टर बना रहे हैं, प्रयागराज वाराणसी क्लस्टर बना रहे हैं और आगरा अलीगढ़ क्लस्टर बना रहे हैं। तो जब ये क्लस्टर्स, ये कॉरिडोर आप एग्जाम्पल में मेंशन करते हैं तो ऐसा लगता है कि आपने यूपी गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज को बहुत डिटेल में समझा है और अब उसको बहुत ही कम शब्दों में आप लिख रहे हैं। तो साथियों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस प्रकार से जब आप आंकड़े देते हैं अपने आंसर के अंदर तो पढ़ने वाले को यह फील होता है कि रियली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर ड्रीम जॉब वेरी वेल, और आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी हुई, इसीलिए आपको सबसे अच्छा मार्क्स मिलना चाहिए। ठीक है, आइए तो हमने आपको एक्सप्रेसवे का पूरा दिखा दिया है। इसके बाद रेल हम आपको दिखाएंगे। रेल में क्या करना है, रेल में आपको बेसिक सी बात याद रख लेनी है कि हमारे पास टोटल रेलवे ट्रैक का जो लेंथ है वो 8,949 किलोमीटर का है। 5 रेलवे जोन्स हमारे पास हैं और साथ में जो रेलवे डेंसिटी हमारी है वो ट्वाइस ऑफ नेशन एवरेज, यानी कि 40 किलोमीटर जो राष्ट्र का औसत है उसका दुगना हमारे पास यहाँ पर रेलवे की डेंसिटी है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यदि हम रोड नेटवर्क की बात करते हैं तो रोड नेटवर्क में लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन इंडिया, 4 लाख किलोमीटर टोटल रोड लेंथ हमारे पास है। 11,737 टोटल किलोमीटर हमारे पास क्या है, नेशनल हाईवेज है। सेकेंड इन इंडिया इन टोटल नेशनल हाईवे नेटवर्क लेंथ में है। इसके बाद से आप देखेंगे कि 7,147 किलोमीटर टोटल स्टेट हाईवे हमारे पास है। 1.7 लाख किलोमीटर अदर रोड्स हैं। तो इन आंकड़ों में से आपको ज्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन जो बेसिक आंकड़े हैं खास करके नेशनल हाईवे वाले और टोटल रोड लेंथ वाले, ये आप याद रख लीजिएगा, काम आपका हो जाएगा। इसके बाद हम मेट्रो पर बात करते हैं तो 2 मेट्रो रेल ऑपरेटिंग सिटीज लखनऊ एंड नोएडा, ऑलरेडी यहाँ पर मेट्रो रन कर रही हैं, आप देख सकते हैं। 2 मेट्रो रेल प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन कानपुर एंड आगरा। इसके बाद 5 अपकमिंग मेट्रो रेल प्रोजेक्ट मेरठ गोरखपुर बरेली प्रयागराज वाराणसी, आप देख सकते हैं यहाँ पर, राइट। इसके बाद से आंकड़ों पर इससे ज्यादा आपको फोकस नहीं करना है, लेकिन ये दिखाना है कि हाँ मतलब जो यहाँ पर दिखा रहा है कि लखनऊ मेट्रो जो है वो प्रॉपरली रन कर रही है और इसमें ठीक ठाक आपको पैसेंजर भी मूवमेंट दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि वी आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। ठीक है ना, बाकी हमने आपको कॉरिडोर सारे समझा दिए हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर जो हमने आपको समझाया उसका यहाँ पर मैप बना हुआ, जिससे आप देख सकते हैं कि यूपी के अंदर किस तरीके से फ्रेट कॉरिडोर, चाहे वो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, चाहे वो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, उत्तर दक्षिण और ये पश्चिम और पूर्व वाला जो गलियारा है, ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर मैप में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, आप इसको लिख सकते हैं अपनी परीक्षा में। स्पीड देख सकते हैं कितनी है, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इस पर मिलेगी आपको, यानी कि फ्रेट कॉरिडोर सामानों की ढुलाई के लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। आफ्टर दैट हम देखें, केवल और केवल हमारे पास अमृतसर कोलकाता और दिल्ली मुंबई नहीं, बल्कि हमारे पास डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी देखिए क्या है। तो कहा जा रहा है कि 1 ऑफ द 2 डिफेंस कॉरिडोर्स इन इंडिया, यानी कि भारत में 2 डिफेंस कॉरिडोर, जिसमें से एक कहां पर, यूपी में, राइट। इसके बाद से एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्स 50,000 करोड़, और कितना जॉब क्रिएट कर रहा है, 2.5 लाख जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है, जो कि बहुत बड़ी इकोनॉमी को जन्म देगा। आगे बढ़ते हैं। 6 आइडेंटिफाइड नोड्स हैं, कहां पर, अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ। इसके बाद हम बात करें तो 5071.19 हेक्टेयर लैंड बैंक आइडेंटिफाइड ऑन विच 3796 हेक्टेयर हैज बीन एक्वायर्ड, यानी कि 5071.19 हेक्टेयर में से 3796 हेक्टेयर एक्वायर्ड किया जा चुका है। इसके साथ साथ IIT कानपुर एंड IIT BHU आइडेंटिफाइड फॉर सेटिंग अप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यानी कि
IIT कानपुर को और IIT BHU को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में बनाया जा रहा है। लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी एंड इंसेंटिव पॉलिसी अनाउंस कर दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको कोई यहाँ पर परेशानी नहीं है। यूपी की इकोनॉमिक ओवरव्यू आप देख करके समझ गए होंगे कि आने वाले भविष्य में यूपी आज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में आपको दिखाई देती है। ऐसा हो सकता है कि हम बहुत ही जल्दी फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में इंडिया में अपनी रैंक बना पाए। ठीक है, आफ्टर दैट यदि हम बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 2017 में हमारी रैंक 14वीं थी और 12 रैंकों की ग्रेटर उछाल के साथ हम कहां पर चले जाते हैं, अचीवर स्टेट्स में दूसरी रैंक अपनी बना पाते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये आंकड़े क्या कह रहे हैं, DPIIT की रिपोर्ट है ये। ठीक है ना। इसके बाद अब हम बात करेंगे, मैंने कहा था आपसे कि ये investment.up.in की वेबसाइट है जो भी, इसीलिए आंकड़े सारे सच हैं और कहीं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे कि जब हम ये देखते हैं कि हमें यूपी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा कहाँ देना है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि यूपी में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ पर है। और जब हम यूपी में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी पर आते हैं तो हमें सभी सेक्टर दिखाई देते हैं, लेकिन सभी सेक्टर्स को हम बांटते हैं किसमें, फोकस सेक्टर में, सनराइज सेक्टर में और इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट में। तो जब हम फोकस सेक्टर्स की बात करते हैं तो यहां पर हमारे सामने क्या क्या निकल करके आता है, देखिए आप लोग। फोकस सेक्टर की बात करते हैं तो फूड प्रोसेसिंग एंड डेयरी आता है, हैंडलूम एंड टेक्सटाइल आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आती है, स्टार्टअप्स आते हैं, टूरिज्म आता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग आती है, फिल्म्स आते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी आता है और सिविल एविएशन आता है। ये हमारे आते हैं किसमें, फोकस सेक्टर के अंदर। और जब हम बात करते हैं सनराइज सेक्टर पर, तो सनराइज सेक्टर में हमारे पास क्या आता है भाई, फार्मास्यूटिकल आता है, लॉजिस्टिक एंड वेयरहाउसिंग आता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड मैन्युफैक्चरिंग आता है, डिफेंस एंड एरोस्पेस आता है। तो इस प्रकार से हम फोकस सेक्टर और सनराइज सेक्टर दोनों की बात कर सकते हैं। इसके बाद साथियों यदि हम बात करें अपने यूपी के इकोनॉमिक ओवरव्यू की, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर 45% GSDP शेयर होती है टर्शियरी सेक्टर से, राइट, और 23% GSDP शेयर होती है सेकेंडरी सेक्टर से। और टॉप डिस्ट्रिक्ट्स की हम बात करें जो लीड कर रहे हैं स्टेट की GSDP में, तो यहां पर सबसे पहले हमें दिखाई क्या देता है, गौतम बुद्ध नगर 10% के साथ, लखनऊ 4% के साथ, आगरा 3.5% के साथ, प्रयागराज 3.3% के साथ और मेरठ 3.0% के साथ। तो ये टॉप 5 सिटीज को भी आप मेंशन कर सकते हैं कि यूपी के अंदर ये इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, राइट। तो इस प्रकार से यदि हम समझने की कोशिश करें, कंक्लूड करें इस पूरे चैप्टर को, तो आपको जो आंकड़े हैं ये सारे आंकड़े प्रयोग करने हैं अपने आंसर में, लेकिन स्मार्टली प्रयोग करने हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कहां से शुरू करना है। और यकीन मानिए यदि आप इस तरीके से टॉपिक वाइज बुलेट पॉइंट्स बनाते हुए आगे बढ़ेंगे तो गिन करके आपके पास 21 के आसपास आई थिंक टॉपिक्स सिलेबस में मेंशन किए गए हैं, जिसको हम लोगों ने प्लान किया है कि लगभग ये 49 to 50 लेक्चर्स में कंप्लीट कर दिया जाएगा आपके पास। और आप नोट्स बना के रख लीजिए साथियों, उसी नोट्स को बार बार पढ़िए, इतनी बार पढ़िए कि ये आंकड़े आपको मेमोराइज हो जाएं। और ये कैसे मेमोराइज होंगे, जब आप लिखना शुरू करोगे, लगातार लिखते रहो, आंकड़ों का प्रयोग अपने आंसर राइटिंग में करते रहो, राइट। और जब आप ऐसा करेंगे तो एक ऐसी पोजीशन में आप पहुंच जाएंगे कि आपका आंसर बहुत ही खूबसूरत आंसर होगा और उसको पढ़ने वाले को लगेगा कि हम एक अधिकारी की कॉपी को पढ़ रहे हैं, और फिर वो आपको अच्छा मार्क्स देगा और उसी अच्छे मार्क्स से आपकी जो रैंक होगी वो सिंगल डिजिट आएगी। और ये आपको तय करना है कि रैंक सिंगल डिजिट चाहिए या डबल डिजिट चाहिए। तो सिंगल डिजिट रैंक यदि चाहिए तो इस प्रकार के तथ्यों को अपने नोटबुक में पिरो के रखिए और इस पर भरोसा करिए और साथ में अपडेट करिएगा करंट अफेयर्स से, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और अगले लेक्चर के लिए आपको हमारा जीएस फोरम ऑफिशियल का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां हमारे पेड बैच में जाना होगा और वहां से आपको चीजें मिलेंगी। जो हमने आपसे कहा है कि जीएस पेपर 3 के अंदर जो मॉड्यूल्स हैं उस पर लगातार हम वीडियो दे रहे हैं, आप एक एक करके नोट करते चले जाइए, अपना नोट्स बनाते रहिए और वहां से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस वीडियो के लिए, इस लेक्चर के लिए हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।